हेलो दोस्तों, मैं कौशल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो हम लोग कल हिस्ट्री में अभिलेख तक पढ़ चुके थे, साहित्यिक स्रोत में। आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य। क्या होता है साहित्यिक साक्ष्य? देखो, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से हम ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक साक्ष्य आपका दो प्रकार का होता है, देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य में आपका धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। धार्मिक साहित्य में आपका दो टाइप का होता है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में आपका वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण हो गया है। और लौकिक साहित्य में आपका उसमें ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आपका जैन और बौद्ध धर्म हो गया है। इसके बाद आपका लौकिक साहित्य में आपका ऐतिहासिक चीज़ें आती हैं, जीवनी, ठीक है, आदि चीज़ें आती हैं। और विदेशी साहित्य में आपके चार ग्रंथ आते हैं, चीनियों का, उसके बाद तिब्बत, अरबों, ठीक है, और यूनानियों से संबंधित। चलिए देखते हैं, साहित्यिक स्रोत हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखिए, साहित्यिक साक्ष्य आपका दो टाइप का होता है, एक देसी ग्रंथ होते हैं और एक विदेशी ग्रंथ होते हैं। देसी ग्रंथ आपके दो टाइप का होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपका दो टाइप आता है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर आपके जो आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में जो आपका आता है वेद, उपनिषद, वेदांग, रामायण, ठीक है, महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आपके आते हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। आपका लौकिक साहित्य में जो आता है ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, है ना, आदि चीज़ें आती हैं, ठीक है। विदेशी में आपको यूनानी ग्रंथ पढ़ने हैं, उसके बाद आपको चीनी ग्रंथ पढ़ने हैं, उसका तिब्बती ग्रंथ पढ़ने हैं, उसका आपको अरबी ग्रंथ पढ़ने हैं। इतना सब आज आपको
पढ़ाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना सब आज आपको पढ़ाना है और इसको मैंने बोर्ड पे नोट कर रखा है। तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि यदि लिख के पढ़ाऊंगा तो उससे बहुत समय लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोर्ड पे नोट कर रखा है, उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। आपके ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं। हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1000 से 1500 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। इसके बाद जो वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनका जो रचना काल है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक है। एक बात याद रखना कि किसी किसी बुक में 1000 से 600 ईसा पूर्व तक दिया गया है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तिथि है वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक है। आपके एग्जाम में कभी दोनों नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो इनका जो रचना काल है अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद का, वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ जादू टोना, पूजा पाठ, ठीक है, आदि चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तो चलिए देखते हैं। इसके बाद अब ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व से के लगभग माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, आरण्यकों को 1000 ईसा पूर्व होगा, 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, जबकि अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में स्थितियों के साथ साथ जादू टोना, कर्मकांड और पौराणिक आख्यान भी किया गया है। उपनिषदों का रचना काल आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। ये आपके ग्रंथ हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसीलिए वेदांगों की रचना की गई है। आपके 6 वेदांग हैं, ठीक है। वेदांगों की इनका रचना काल 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। आपके 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। स्मृतियों का रचना काल 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। स्मृतियों से सामाजिक संगठन, तत्संबंधी प्रथाओं, रीति रिवाजों, राजा प्रजा के संबंधों, कर्तव्यों आदि का पूर्ण ज्ञान होता है। महाभारत, जिसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं, ये संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक स्थित का आभास होता है। इसमें तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत रचनाकार व्यास जी हैं। संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक के स्थिति का आभास होता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामायण, जिसके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। रामायण में स्टार्टिंग में 600 श्लोक थे। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने इसको रचा था तो इसमें 600 श्लोक थे। बाद में इसमें 1200 श्लोक हो गए हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें 2400 श्लोक हैं। अब हम लोग देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आपका हो गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अब हम लोग देखेंगे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, जिसमें आपका बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में आपके 2 ग्रंथ आते हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है, जो आपके मगध और बिहार के क्षेत्र में बोली जाती थी। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड पे मैंने लिख रखा है बौद्ध ग्रंथ। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह भाषा मगध और बिहार के क्षेत्र में बोली जाती थी। पाली ग्रंथों में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और मिलिंद आता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत आपके 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आप बौद्ध ग्रंथ के जो मठ में लोग रहते थे उनके रहन सहन और आचार विचार के बारे में दिया गया है। सुत्त पिटक में
बुद्ध जी की उपदेशों का संकलन किया गया है। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उनका ऐसा मत था, ऐसा विश्वास था कि गौतम अपने जन्म से पूर्व 550 जन्मों से होकर गुजरे हैं। ये जातक, ऐसा संकलन जातक कथाओं में दिया गया है। जातक कथाएं बौद्ध जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। ऐसा विश्वास था कि गौतम जन्म लेने से पहले 550 से अधिक पूर्व जन्मों से होकर गुजरे थे, जिसका वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक कथा है। दीपवंश व महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। इसमें श्रीलंका का इतिहास वर्णित है, दीपवंश और महावंश में। इसका था मिलिंदपो। ये यवन ग्रीक मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप दिया गया है मिलिंदपो में। मिलिंदपो में यवन का जो राजा मिलिंद था या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप दिया गया है। इसके बाद आपका आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के बल्लवी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथ में तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब इसके बाद आपका आते हैं जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं। इसमें आपका आता है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में दिया गया और 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नामा धम्म कथा सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। आप ये याद रखिएगा, नामा धम्म सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। विवाग सूयम सूत्र, इसमें कर्म फल का विवचन किया गया है। कर्म फल का मतलब है कि कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति करना। इसके बाद आपका आता है भद्रबाहु चरित। एक जैन आचार्य भद्रबाहु थे, ये उनके ऊपर चरित है भद्रबाहु चरित। इसके बाद एक आपका हेमचंद्र की रचना है परिशिष्ट पर्व, जो 12वीं सदी में रचित की गई थी। इसमें जैन धर्म के ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णित है। ये जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, जो 12वीं सदी में रचित था, का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपका था ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। अब हम लोग देखेंगे लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपका ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे, इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य आते हैं। इसके जो कुछ साहित्य देखेंगे, सबसे पहले अर्थशास्त्र। इसकी रचना चाणक्य द्वारा की गई थी। इस कृति को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 15 खंड दिए गए हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये 15 खंडों में विभक्त है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मुद्रा राक्षस। ये विशाखा दत्त द्वारा रचित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के बारे में तथा नंद वंश के पतन की जानकारी मिलती है। आप इसके बाद आपका आता है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में लगभग प्रथम शताब्दी में लिखी गई इस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम एक कालिदास द्वारा रचित है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित है। आपका पृथ्वीराज विजय, यह जैनक के द्वारा लिखी गई है और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है, जो आला उदल के समय के थे। इसका आती है राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। इसका आपका आता है विक्रमादेव चरित, बिल्हड़ द्वारा रचित है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र द्वारा रचित है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित है। बसंत विलास महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित है। अवंती सुंदरी कथा यह महाकवि दंडी द्वारा रचित है। दक्षिण भारत का इतिहास जानने के लिए संगम साहित्य का उल्लेख किया गया है। आपके संगम साहित्य में 3 ग्रंथ आते हैं, लोककापियम, शिल्पाधिकारम
मणिमेखलय, तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलय। तो ये आपका लौकिक साहित्य है। अब हम लोग देखेंगे विदेशियों के विवरण, या जो विदेशी साहित्य हैं उसके अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए उसके अंतर्गत विदेशियों का विवरण देखते हैं। तो विदेशियों का विवरण देखते हैं। इसमें आपका विदेशी विवरणों को 4 भागों में बांटा गया है, यूनानी, चीनी, तिब्बती और अरबी। हम लोग सबसे पहले देखें यूनानी में। यूनानी के हम सबसे पहले सिकंदर के समकालीन देखेंगे। सिकंदर के समकालीन आपका एक लेखक था टेसियन, यह ईरानी राजवैद्य था। भारत के विषय में समस्त जानकारी इसने ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। जो टेसियन था ये ईरानियों का राजवैद्य था। ये जो भारत है, जैसे भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। इसके बाद आपका आता है हेरोडोट से, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक रोमन दार्शनिक थे सिसरो, जिन्होंने हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा था। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें इसने भारत और फारस के संबंधों का विवरण किया है। सिकंदर के बाद के जो लेखक आते हैं, ठीक है, सिकंदर के बाद का लेखक आता है मैगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, ठीक है। इसकी जो रचना है वो इंडिका है। इसका आता है डाइमेकस, ये सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका आता है डियोनिसियस, ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेस्पस का राजदूत था, सम्राट अशोक के दौर में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिससे लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से होने वाले व्यापार का वृतांत वर्णित है। यूनानी भाषा में जो लिखी गई पुस्तक है वह पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। इससे लाल सागर, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर से होने वाले व्यापार का वृतांत वर्णित है। ये तो आपके थे यूनानी लेखक। इसका हम लोग देखेंगे चीनी लेखक। चीनी पर्यटकों में जो सर्वाधिक प्रमुख थे वो तो फाहियान और हिंसांग, ये दोनों बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 399 से 414 ईसा पूर्व आया था। जो इसकी रचना है वह भारत दशा का विवरण, जिसमें भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का पर प्रकाश डालता है। उसका आपका आता है हिंसांग। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईसा पूर्व में भारत आया। इसकी रचना जो है वो है CU की पाश्चात्य संसार के लेख। 13 वर्ष तक इसने भारत का भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययनरत रहा है। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसे नए और हिंसांग को नए यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो लेखक आता है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इसकी जो प्रमुख रचना है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। तो ये जो कुछ लेखक थे आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आपका भी 2 और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन लेखक आते हैं। तो आपके अरबी लेखकों में आते हैं। अरबी लेखक पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषयों में सर्वप्रथम अरब व्यापारियों एवं लेखकों से विवरण प्राप्त हुआ है। अरब व्यापारी और लेखकों में अलबरूनी, सुलेमान और अलमसूद जो प्रमुख हैं। तो हम पहले अलबरूनी के बारे में जानेंगे। ये महमूद गजनवी का समकालीन था। इसकी रचना तहकीक हिंद, इसने जो अपनी रचना है उसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का विवरण किया है। जो इसकी रचना तहकीक हिंद है उसमें इसे अब रिहान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो है आपका लेखक सुलेमान है। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया। पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में इसने लिखा। इसके बाद अलमसूदी, ये 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा।
राष्ट्रकूट शासकों के विषय में इसने लिखा। जो अल-मसूदी था इसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। ये 914 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद आपका है तिब्बती लेखक। तिब्बती लेखक में आपके तारानाथ और धर्मस्वामी। तारानाथ जो है ये प्रसिद्ध तिब्बती लेखक और इतिहासकार हैं। इनकी रचना जो है वो कंगियूर और तंगियूर है। कंगियूर में इन्होंने भारत के प्रारंभ काल के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद जो धर्मस्वामी हैं ये 13वीं सदी ईसा पूर्व थे। इनके समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो चुका था, किंतु नालंदा विश्वविद्यालय मौजूद था, जिसमें इन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययनरत रहे हैं। तो ये आपका ऐतिहासिक स्रोत थे, जो आज से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे कल से देखेंगे। ये चैप्टर आपके इसमें जो लेखक वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। अब वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।